Hello everybody and welcome to my channel. Class 10 second chapter of physics work energy power को हम पढ़ाई कर रहे थे. ऑलरेडी इस चैप्टर का चौथा लेक्चर तक हम कवर कर लिए हैं and today we are going to start the fifth lecture for this chapter. Let's start. Okay, the first topic that we have is work energy theorem. तो एक थ्योरम है जिसमें वर्क और एनर्जी के बीच एक थ्योरम को स्टैब्लिश किया गया है. क्या स्टेटमेंट है एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिराइव भी करेंगे. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. देखो, रटने से ज़्यादा है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या बोलता है ये थ्योरम? ये बोल रहा है द वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी वर्क डन. मैं हमेशा बताया हूँ कि जब भी मैं बोल रहा हूँ वर्क डन, वी हैव टू स्पेसिफाई वर्क डन बाय अ फोर्स. ठीक है ना? तो वर्क डन बाय अ फोर्स यानी ये W इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. सपोज कोई बॉल है, इस बॉल मूव कर रहा है ये बॉल, और इस बॉल का स्पीड मान लो v1 है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और इस पे कुछ फोर्स लगाया गया एंड सम वर्क हैज बीन डन बाय दिस फोर्स. और फिर क्या हुआ? ये फोर्स लगने के बाद इस बॉल का, यही सेम बॉल का वेलोसिटी v2 हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है. तो ये जो स्पीड चेंज हुआ, स्पीड चेंज होने से इसका एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑल्सो. हमने पढ़ा था ना, हाफ mv². तो वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा. तो इस एग्जांपल में पहले बॉल का वेलोसिटी v1 था, बाद में बॉल का वेलोसिटी v2 हो जाता है. यानी वेलोसिटी जब चेंज किया तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा. तो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा इसमें, जितना इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर है? रीड इट. इट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? द वर्क डन. यानी ये फोर्स जितना वर्क डन कर रहा है इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए, बोथ आर इक्वल. I hope the statement is getting clear to you. So work done by the force on a moving body in the same direction is equal to the increase in kinetic energy. Now how we will prove it? There should be a derivation. So that the derivation is right in front of you. Let a body of mass m be moving with initial velocity u. लिखा हुआ है, एक बॉडी है, उसका मास है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u. This is what is written in the first sentence. What is written next? When a constant force F is applied on the body along its direction of motion, it produces an acceleration A. तो हमने फोर्स लगाया कितना? F अमाउंट ऑफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगाया, और उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन होता है A अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन. कोई डाउट नहीं है. एंड द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v. अब उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? v हो जाता है. पहले उसका वेलोसिटी u था, अभी उसका वेलोसिटी v हो जाता है. इन मूविंग अ डिस्टेंस s. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है बॉडी? ये फोर्स लगने के बाद वो s डिस्टेंस कवर करता है, और इस s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी u से v बन जाता है. यानी ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू यू नाउ. आई होप एवरी टर्म इज clear. Okay, now what is said, just look at here. We know the important equation, force is equal to mass into acceleration. There is no doubt in the question. Everybody knows that F is equal to ma. We have studied in which class? Class 9. Now force का हमें फॉर्मूला पता है. अब हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू F into S. We know it, that is force into displacement. So W is equal to F into S. Now we know another formula also that we have studied in class 9, the third equation of motion. क्या है formula? V square equals to U square plus 2AS. क्लास 9 में पढ़े थे. उसी इक्वेशन से हम S को सब्जेक्ट बनाते हैं. So we are getting S is equal to V square minus U square divided by 2A. ठीक है, तो इसी इक्वेशन से हमें S का ये वैल्यू मिल जाता है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ S
एंड वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ f। तो f का वैल्यू ma और s का वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। ये जो हमें f का वैल्यू मिला और s का वैल्यू मिला, इन दोनों वैल्यूज को हम ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, w इज इक्वल टू fs में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ma कहाँ से आया, f का वैल्यू ma पुट कर दिया और s का वैल्यू हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a पुट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, a कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और ये जो हाफ है नीचे जो 2 है इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया, हाफ मिला, m बचा हुआ है और a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नो डाउट वी कैन just multiply this half m and into both of the terms and we will get half mv square minus half mu square. Now you see very easy it is now to understand, हमें क्या मिल जाता है, हमें half mv square जो मिला, this half mv square is the final kinetic energy and half mu square is the initial kinetic energy। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी v हो गया था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो हमें ये जो मिला हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी, रादर वी कैन से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना इंक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी, दिस इज दैट वैल्यू। वो किसके बराबर है, वो W के बराबर है, यानी वर्क डन के बराबर है। यानी वॉट एवर वी हैव जस्ट स्टडीड इन द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज प्रूव्ड कि वर्क डन इज इक्वल टू increase in kinetic energy. So we have written that increase in kinetic energy, initial kinetic energy is Ki, that is half mu square, final kinetic energy Kf is half mv square, and work done is equal to increase in kinetic energy. I hope this derivation is clear to everyone. Now this derivation can come in your boards also, so please write it down in your copy and remember this equation, because इस equation पर बेस तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, रादर आता ही है। So work done is equal to change of kinetic energy। ये जरूरी नहीं है कि increase in kinetic energy ही होगा, कभी हो सकता है तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए, पहले उसका वेलोसिटी सपोज कुछ था और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो जाए, पहले उसका वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड था और उसके बाद रेजिस्टिव फोर्स लगा उसके ऊपर तो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है। तो उस केस में तुम्हारा जो हम बोलेंगे कि वी कैन नॉट से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, बट जनरली हम उस एग्जांपल को लिए हैं जहां पे इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है एंड वी हैव डेराइव्ड इट। ओके, नाउ वी लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, next topic is principle of conservation of energy. Okay, now this is not a new topic for you all because we have discussed about principle of conservation of energy in the previous lecture also. What does this principle or law say? Energy can neither be created nor be destroyed, it only changes from one form to the another. हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, हम बेसिकली एक बॉडी को फ्री फॉलिंग केस में एनालाइज करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज फ्री फॉल? ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट अ न्यू टर्म बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्री फॉलिंग बॉडी इन क्लास 9। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉलिंग हो रहा है, लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उसी केस में हम बोलेंगे इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब तुम अगर अपने छत से कोई बॉल गिराते हो या कोई पत्थर गिराते हो तो क्या वो फ्री फॉल का केस होगा? नो, दैट इज नॉट अ फ्री फॉलिंग केस, बिकॉज
आसपास हवा है, एयर इज देयर, एंड एयर इज अप्लाइंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल एज इट इज फॉलिंग डाउन. एज द बॉल इज फॉलिंग डाउन, द एयर मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद द बॉल एंड इट इज अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स टू द बॉल. तो मैंने बोला था कि फ्री फॉल हम तभी बोलेंगे जब ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी एंड नो अदर फोर्स शुड एक्ट. तो ये तब कैसे संभव है? ये वैक्यूम में संभव है, जहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है. वैसे जगह पर अगर तुम गिराते हो कोई भी चीज, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी के वजह से वो नीचे गिर रहा है. कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, सो नो फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, एंड दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और उस बॉडी में हम ये वेरीफाई करने वाले हैं कि उसका मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट, जब वो गिर रहा है, उसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, ये बहुत इजी टॉपिक भी नहीं है. ओके, जब हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एट द पीक, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स अगेन आई एम टेलिंग इट इज नॉट एन ईजी टॉपिक. जब मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गिव्स द मैकेनिकल एनर्जी. तो मैं अभी क्या प्रूव करने वाला हूँ कि मैं जब पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जब हम सम करेंगे, जब हम ऐड करेंगे, तो थ्रू आउट इट्स मोशन, जब वो गिर रहा है बॉल ऊपर से, वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. यानी उसका मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम U प्लस K बोल रहे हैं, द टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, विल रिमेन कांस्टेंट, will remain conserved, and that is what we are going to verify now. Have you understood what is the aim of our this verification, this derivation? क्या हमें प्रूव करना, ये समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम जो बना हुआ है, वहाँ पे पॉइंट A इज द इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है. यानी बॉल को हम किस पॉइंट से ड्रॉप करेंगे, बॉल को हम पॉइंट A से गिरा रहे हैं, और ये अज्यूम किया गया है कि ये फ्री फॉलिंग केस है, यहाँ पे आसपास कोई एयर, कोई वाटर नहीं है. दिस इज एन आइडियल केस ऑफ फ्री फॉल. तो बॉल को हम A से हम गिरा रहे हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि अभी भी बॉल रेस्ट पोजीशन में है, उसको गिराया नहीं गया है, या जिस वेलोसिटी से उसको स्टार्ट करेंगे वो 0 है, क्योंकि अभी रेस्ट से वो गिर रहा है, इजंट इट? तो इनिशियल वेलोसिटी 0. अब जैसे जैसे वो मूव करेगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगा, नो डाउट. और पॉइंट B पर एनालाइज, सी द पॉइंट B, पॉइंट B पर जब वो आता है, इट इज एनी पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द वे, जब वो गिर रहा है उसके बीच रास्ते में कोई भी एक पॉइंट को हमने बता दिया, हमने उसको पॉइंट B नाम दे दिया. सपोज उस पॉइंट B पर उसका वेलोसिटी v1 वेलोसिटी वो एक्वायर करता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू, v1 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. तो उसके बाद क्या होता है, पॉइंट C पर कुछ देर बाद वो पॉइंट C पर आके जमीन को टच करता है, क्योंकि बॉल तो गिर रहा है, और जैसे ही जस्ट वो जमीन को टच किया, दैट टाइम सपोज इट्स वेलोसिटी इज कैपिटल V, स्मॉल v. नाउ we are assuming this particular point C as that instant of time जिस समय उसने just आके ग्राउंड को टच किया है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही क्षण उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जमीन पर गिरने के बाद तो वो रेस्ट में आ जाएगा. लेकिन वी आर कंसिडरिंग दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन इट हैज जस्ट टच द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v. Therefore, we have written what is the velocity at point C? V is the velocity at point C. तो A पर उसका कितना वेलोसिटी है, U, जिसका वैल्यू 0 है, B पर उसका वेलोसिटी V1, C पर उसका वेलोसिटी V. I hope these three variables are clear. देखो धीरे धीरे आगे बढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक जाके फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा. एंड वेरी सिंपल. अब हम क्या करते हैं, इधर देखो x क्या चीज है, x is the distance covered when दिस बॉल फॉल्स फ्रॉम A to B. जब वो A से B तक गिरता है, तब उसमें सपोज कितना डिस्टेंस कवर होता है, x डिस्टेंस उसमें कवर होता है.
और A से जब वो C गिरता है, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉल इज h। तो टोटल हाइट ऑफ द बॉल, जितना हाइट वो गिरेगा वो है h, और A से B का हाइट को हमने ले लिया x। तो ये अंडरस्टूड है। तो B से C का हाइट कितना होगा? डेफिनेटली h माइनस x। तो B से C का डिस्टेंस h माइनस x है, A से B का डिस्टेंस x है, और टोटल डिस्टेंस A से C का डिस्टेंस h है। So I hope these variables are clear. Now don't look at these things right at this moment. अभी ये जो तीनों सर्कल्स मैंने किया K और U का वैल्यूज, इसको भी मत देखो, इसको हम करेंगे डेरिवेशन, तब समझ में आएगा। Apart from these three things, I think all other variables in the diagram are clear to you. Okay. Now what we are doing, पॉइंट A पर उसका हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। पॉइंट B पर हम उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, और पॉइंट C पर हम उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। इन तीनों पॉइंट्स पर उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। क्या ऐसा आएगा? लेट अस सी। नाउ पॉइंट A पर जब वो है, so we are finding it now for at position A, यानी सबसे इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे वो जमीन से कितने हाइट पर है? h हाइट पर है, फिगर में भी दिख रहा है। व्हाट इज द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू A? द हाइट इज h। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉडी का? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो उसका वेलोसिटी तो 0 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हाफ इंटू m इंटू 0² दैट इज 0 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज 0। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉल? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m कितना है? m का वैल्यू वी विल टेक m ओनली, g ऑल्सो g वी विल टेक, एंड व्हाट इज द हाइट? h इज द हाइट। पॉइंट A पर जब वो है, हाइट इज h। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी इज 0। ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा। तो हमने ऐड किया K प्लस U, कितना आ गया? 0 प्लस mgh। तो हमारा mgh ये आ गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। तो इस चीज को याद करो, अभी नोट कर लो कि पॉइंट A पर कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया? mgh। 0 प्लस mgh इज mgh। mgh इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A। क्या पॉइंट B पर भी mgh ही आएगा? आना तो चाहिए। देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। नाउ दिस इज फॉर पॉइंट B। नाउ जब वो पॉइंट B पर आता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अभी तक? पॉइंट B पर आने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया है? यस, x डिस्टेंस उसने कवर किया है, क्योंकि A से बीच का दूरी कितना है? x, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल व्हेन इट हैज रीच्ड पॉइंट B इज x। और अभी पॉइंट B पर उसका वेलोसिटी कितना है? पॉइंट B पर उसका वेलोसिटी v1 है, और पॉइंट A पर उसका u था, यानी जिसका u से उसका वेलोसिटी अभी v1 हो गया है। 0 से उसका वेलोसिटी v1 हो गया है। अभी हम स्टडी करते हैं। लेट v1 बी द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एट B आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस x डिस्टेंस गिरने के बाद उसका वेलोसिटी u से v1 हो जाता है। तो u का वैल्यू तो 0 था, और s यानी डिस्टेंस कितना कवर किया? x, और एक्सेलरेशन को हम g ले लेंगे। नो डाउट हमने ये इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इसी इक्वेशन में हम सारा वैल्यूज पुट करेंगे। तो v के जगह हम क्या पुट करेंगे? जो वेलोसिटी अभी बॉडी में है कितना है? v1 है, तो हमने यहाँ v1² लिख दिया। u का वैल्यू क्या है? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और 2as के जगह हम 2gx लिखेंगे, क्योंकि a का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और s का वैल्यू x है। तो हमारा आ गया v1² का वैल्यू 2gx। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट पे इसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? हाफ इंटू m इंटू v²। तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे? v1 लेंगे, यानी हाफ m v1²। v1² का वैल्यू तो हमने अभी जस्ट निकाला 2gx, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ m इंटू 2gx। तो 2 कट गया, हमारा क्या बचा? mgx। यानी दिस mgx इज व्हाट? mgx इज काइनेटिक एनर्जी ओनली। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। तो वो h क्या है? h इज द हाइट अबव द ग्राउंड। तो अभी तुम देखो पॉइंट B पर जब वो है, उसका हाइट अबव द ग्राउंड कितना है? कितनी हाइट पर है? पॉइंट B पर जब वो है, वो जमीन से कितनी हाइट पर है?
h माइनस एक्स हाइट पर है, तो हमें mgh वाला फॉर्मूला में हाइट के जगह h माइनस एक्स लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, बट इंस्टेड ऑफ h वी हैव पुट h माइनस एक्स बिकॉज इट इज h माइनस एक्स हाइट अबव द ग्राउंड। तो u का वैल्यू हमारा आ गया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी आ गया, दोनों को ऐड करेंगे यानी mgx प्लस mgh माइनस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो नाउ सिंपल मैथमेटिक्स, यहाँ पे mgx और यहाँ का mgx दोनों कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ? ओनली mgh। दैट मीन्स टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B also comes to be mgh। वाओ, वी आर गेटिंग टू आवर डेरिवेशन। इसमें भी mgh आ गया, A पर भी mgh था टोटल एनर्जी, B पे भी mgh ही है टोटल एनर्जी। नाउ C पे निकालते हैं, जब वो जमीन को जस्ट टच करता है उस केस में उसका टोटल एनर्जी को निकालते हैं। इस केस में भी mgh आना चाहिए ना। अभी उसका वेलोसिटी जब वो C पर आया, उसका वेलोसिटी कितना है? v वेलोसिटी वो एक्वायर करता है, वो कितना डिस्टेंस मूव किया है? द डिस्टेंस मूव्ड इज h, वो h डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी हमने s का वैल्यू h ले लिया, a का वैल्यू g है नो डाउट, इनिशियल वेलोसिटी 0 था स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम फिर से वो इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v के जगह हम v ही रखेंगे क्योंकि अभी उसका वेलोसिटी हमने v लिया है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh। 0 क्यों लिया हमने? क्योंकि u का वैल्यू 0 है और as के जगह हमने gh लिख दिया। नाउ v स्क्वायर का कितना आ गया वैल्यू? 2gh। अब फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो ये mv स्क्वायर की जगह हम 2gh पुट करेंगे जो हमने अभी निकाला। तो 2gh पुट किया तो हमारा आ गया mgh। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी mgh। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो लेकिन हाइट अबव द ग्राउंड इस केस में कितना है? 0, क्योंकि वो तो जमीन को जस्ट टच कर दिया है। तो जमीन को अगर टच कर लिया है तो हाइट तो कुछ भी नहीं है, तो mgh के जगह हम पुट करेंगे mg इंटू 0, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, दोनों को ऐड करेंगे, mgh प्लस 0 इज mgh। गॉट इट? तो यहाँ पे भी पॉइंट C पर भी हमारा टोटल एनर्जी mgh ही है। तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठाओ कि जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रहा है तब वो चाहे उसका हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे लोएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे कोई भी पॉइंट पर हो इन द मिडिल ऑफ इट्स जर्नी, उसका अगर कोई पूछेगा कि टोटल एनर्जी कितना है उस बॉडी में, टोटल पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, तो तुम सिंपली आंख बंद करके बोल देना mgh है, mgh है। ये h क्या है? इनिशियल हाइट, जिस हाइट से उसको गिराया गया वो हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड मास, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे किसी भी पॉइंट पर उस बॉडी का टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तुम्हें और कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ mgh का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स पर उसका टोटल एनर्जी mgh रहता है। इज इट क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट। Now, if you see, mgh is the formula of potential energy also. That means initial potential energy इस body में कितना था? mgh था, यानी initial potential energy ही उसका धीरे धीरे उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और हर एक पॉइंट पर वही उसी का वैल्यू रहता है। mgh is the initial potential energy and that is also the total energy at any instant of time। जब वो जमीन को जस्ट टच भी किया तब भी उसका टोटल एनर्जी mgh ही रहा और काइनेटिक एनर्जी उसका वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका टोटली किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जब वो इनिशियल पॉइंट A पर था उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी प्रेजेंट था? पॉइंट A पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट था, क्योंकि वो जमीन से h हाइट की दूरी पर था और पॉइंट A पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। इसीलिए हमने क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी वाज mgh। लेकिन जब वो जमीन को जैसे टच किया ऑपोजिट हो गया, सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर गया और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। अब जमीन से कोई हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस पे घुमा फिरा के बहुत तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे। और बहुत बार तो ये सीधा सीधा डेरिवेशन भी पूछ दिया है बोर्ड्स में। यस, कई बार तो सीधा सीधा पूछा है, डेराइव द रिलेशन, डेराइव द इक्वेशन ऑफ
k plus u equals to constant for a freely falling body, या theoretically verify that when a body falls freely the total mechanical energy in it is conserved. इस तरह से घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके तुमसे ये डेरिवेशन ऑफन बोर्ड्स में पूछा जाता है। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, तो उसी तरह का केस है, फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से गिराया गया है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। नेम द काइंड ऑफ एनर्जी इट विल पोजेस एट द पॉइंट फ्रॉम इट वेयर इट फॉल्स, जहां से वो गिरता है उस समय उसमें कौन सा एनर्जी रहता है। तो हमने पढ़ा ना, जब वो गिरता है उस समय उसमें बस पोटेंशियल एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी 0 रहता है। तो वेयर इट फॉल्स इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाइल फॉलिंग, जब वो गिर रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान जब वो गिर रहा है उसमें k का भी कुछ वैल्यू है, u का भी कुछ वैल्यू है, हमने अभी जस्ट डिराइव भी किया। और वो तो होगा ही क्योंकि वो मोशन में है, मोशन में अगर है तो काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, और जमीन से भी उसका कुछ हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए, यानी इट विल हैव बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को जस्ट टच किया तब उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हमने अभी देखो लिखा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 हो जाता है। तो इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम, तो मास का वैल्यू दिया हुआ है 500 ग्राम, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 kg आ गया। नेक्स्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देखो यहाँ पे थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स का केस है, इसको ऊपर से नीचे नहीं गिराया गया, इसको नीचे से ऊपर गिराया गया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऊपर में जाके इट विल स्टॉप। सो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, जब वो सबसे अपने हाइट पर है उसका कितना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी है निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो तो निकालना है, लेकिन ऊपर में जाके उसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, उसके बाद वो फिर गिरने लगता है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो पहुंचता है हाईएस्ट पॉइंट उस समय उसका वेलोसिटी 0 रहता है। देयरफॉर वी हैव टेकन फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 15 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। नाउ इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकेंगे तो उस समय उसका कुछ ना कुछ उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, बिकॉज वी आर जस्ट थ्रोइंग इट विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कन्वर्ट होता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी में, और एट अ पर्टिकुलर हाइट इसका एंटायर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगा वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से जब वो गिरने लगेगा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, और फिर जब वो जमीन को टच करेगा द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें निकालना है यहाँ पे ऊपर में हाइट में जब वो बॉल पहुंच गया उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे? हम अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से उसको फेंका गया वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल दें तो दैट विल बी द ओनली वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट। ओके, सो लेट अस फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल, हाफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mu square. Why we are taking u? Because we are finding the initial kinetic energy. तो इसको फॉर्मूला में तुम बैठाओ, हाफ इंटू m के जगह हम 0.5 करेंगे, हाफ तो हमारा आ जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर, u हमारा 15 है, इंटू 15 इंटू 15 क्योंकि 15 स्क्वायर है, इट विल कम टू बी 56 just a minute, it will come to be 56.25 okay joules, 56.25 joules. You solve it, you will get this. So this is the initial kinetic energy, but हमें निकालना है potential energy at the greatest height. तो यही kinetic energy convert हो जाएगा entirely into the potential energy at the greatest height. यानी this is the answer, 56.25 joules. Now second part क्या है? The kinetic energy on reaching the ground.
तो मैंने बताया ना, अगर जिस वेलोसिटी से उसको मैंने फेंका, दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब वो ऊपर में गया हाईएस्ट पॉइंट पर, उस समय द एंटायर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जिसका भी वैल्यू 56.25 जूल्स है। अब निकालना है कि जब वो ग्राउंड में फिर गिरा तो फाइनली फिर उसका कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो बात तो वही बराबर है कि यहाँ पे जितना टोटल उसका पोटेंशियल एनर्जी था, दैट विल ओनली गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड। यानी ग्राउंड में फिर जब वो गिरेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी यही वैल्यू रहेगा, 56.25 जूल्स ही रहेगा, द वैल्यू विल नॉट चेंज। यानी हमारा पार्ट बी का आंसर भी 56.25 जूल्स ही है। और टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट कितना होगा? तो मैं तो बताया था कि टोटल एनर्जी उसका कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी चाहे हम हाफ वे बोले, मिड वे बोले, स्टार्टिंग बोले, या जब वो ग्राउंड को टच कर रहा बोले, हर जगह उसका टोटल एनर्जी क्या रहता है? सेम रहता है। तो जब उसका जमीन से उसको फेंका गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था और पोटेंशियल एनर्जी 0 था, क्योंकि उसको जमीन से फेंका गया तो कोई हाइट नहीं था। तो यहाँ पे उसका टोटल एनर्जी कितना था? 56.25 जूल्स। और जब वो ऊपर चला गया उस हाइट में, उसका टोटल एनर्जी कितना था? उस समय भी 56.25 जूल्स था। ठीक है, तो हमारा टोटल एनर्जी तो हमेशा है 56.25। तो किसी भी पॉइंट की हम बात करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अभी भी हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो थर्ड पार्ट सी का आंसर भी कितना होगा? 56.25 जूल्स। यानी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन विल हैव द सेम आंसर, 56.25 joules. Okay, I hope this is clear. But one thing again I want to discuss, summarize whatever I have discussed. I will just summarize one thing. Now here 2 cases we will see. One ball being, this is the ground, suppose this is the ground. इसको ध्यान से समझो, जो मैंने अभी बोला उसको समराइज कर रहा है। ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंका गया, तो जब ऊपर फेंका गया तो जब वो ग्राउंड में था उस समय उसमें कोई हाइट नहीं था, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कोई ना कोई वैल्यू था उसमें, सब इट हैड सम वैल्यू। और यही काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जब वो एकदम हाईएस्ट पीक पर गया, वो टोटली कन्वर्ट किस में हो गया? यू में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो यू में कन्वर्ट हो गया और उसका काइनेटिक एनर्जी 0 बन गया। और फिर जब, अब दूसरा केस की बात कर रहे हैं, जब वो वापस ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जब वो वापस ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें जितना पोटेंशियल एनर्जी था, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहाँ के लिखा है, कोई ना कोई वैल्यू था, जितना काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका गया दैट वाज द वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी उसका 0 था। लेकिन धीरे धीरे जब वो गिरा, जमीन को जैसे टच किया, दिस एंटायर पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस नाउ के बिकेम यू, और यू का जो वैल्यू था वो 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अब 0 हो गया, क्योंकि अब वो जमीन के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ इन दिस टॉपिक इफ यू हैव doubts, I think you may have some doubts, then you please mail me your doubts and I will discuss it in videos by taking your name and the question that you have asked. Okay, so you can mail me in this email ID your doubts and your questions. Okay, my comment section is closed, so you cannot comment over there, but you can send your doubts in this email ID and I will try to answer to your doubts by making video on your questions. Thank you for watching.